नमस्कार, नौकीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। इतिहास पे मैंने कई वीडियो बनाए और उस पे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन आज दरअसल क्या है कि मैं कुछ ऐसे मूल सवाल जो आजकल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं, उन सवालों पे बात करूँगा। मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये जो इतिहास पे तोहमतें लगाई जा रही हैं, आजकल इतिहास पे दरअसल तोहमतें लगाई जा रही हैं। इतिहास को भी खाँचों में डाला जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये दक्षिणपंथी इतिहास है, कोई कह रहा है ये वामपंथी इतिहास है। जो सच है, जो रिकॉर्ड पे सच, उसको भी झुठलाने की कोशिश की जा रही है। इतिहास के प्रमाण जो हैं हमारे पास में, उनको भी कई लोग झुठलाने की कोशिश करते हैं। सबके अपने इतिहास हैं, सब कपोल कथाएं भी इतिहास के तौर पर पेश की जाने लगी हैं। तो उन सारी चीज़ों के बीच में ये एक बड़ा सवाल बनता है कि जो लोग इतिहास को जानते हैं और इतिहास को मानते हैं, उन लोगों से चर्चा की जाए, उनसे समझा जाए कि इतिहास के मायने क्या है। और दरअसल इससे अच्छा हिंदुस्तान में जो इतिहासविज्ञ हैं, इतिहास के अध्येता हैं और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, सतत विद्यार्थी हैं, डॉक्टर राम पुनियानी, उनसे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता। और उनको आज कोशिश कर रहे हैं हम इस चर्चा में शामिल करें। ये उनकी एक नई किताब आई है, इसके कारण जो है ख़ास तौर पे मुझे लगा कि ज़रूर बात करनी चाहिए। बहुत ठोस किताब है ये, इसमें 10 किताबें कम से कम हैं और इसका नाम है रिलीजियस नेशनलिज्म, सोशल परसेप्शंस एंड वायलेंस, सेक्युलरिज्म ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड, यानी राजनीति की शतरंज पे सेक्युलरिज्म। बहुत बढ़िया किताब है। तो मैंने इस किताब के बहाने मुझे लगा थोड़ी किताब की बातें करेंगे, थोड़ी उनसे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ में श्री राम पुनियानी जी हैं, हमारे सीनियर हैं और अ, बेहतरीन इतिहास की समझ रखते हैं, इतिहास के अध्येता हैं। हालांकि वो इतिहासकार नहीं हैं, इतिहास पे किताबें लिख रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को इतिहासकार नहीं मानते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। खुशी हो रही है, नौकीन्यूज़.com पे पहली बार आप आए हैं और बहुत बड़ा धन्यवाद। अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से मन था आपका इंटरव्यू करने का। मुझे भी अच्छा सर, लगा। ये सबसे पहला सवाल, सबसे जो ताज़ा सवाल है, वो ये है कि इतिहास से हम क्या सीखें। एक बड़ा सवाल है, जो सवाल लगातार किसी भी एक जिम्मेदार आदमी के मन में रहता है। देखिए, इतिहास से क्या सीखें, ये सवाल बहुत गहरा सवाल है और मुख्य रूप से क्योंकि इतिहास का दुरुपयोग भी हो सकता है, उपयोग भी हो सकता है। जी। और दुरुपयोग कुछ लोग कर सकते हैं, जो पुराने मूल्यों को समाज पे लादना चाहते हैं, वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग समाज को बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं, बेहतरी का समाज बनाना चाहते हैं, वो उसके दूसरे पहलुओं को उसको देखकर सीख सकते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूँ कि इसको हर जगह लगाया जा सकता है। जैसे तो अब हिंदू मुसलमान के बारे में बात होती है, तो अभी-अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन वो गंगा जी में डुबकी लगाई अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर, तो उस दिन उन्होंने एक बात कही कि भई अगर औरंगज़ेब होता है, तो शिवाजी भी होता है। तो उसका मतलब क्या है कि भाई औरंगज़ेब बहुत खराब था, हिंदू अच्छे हैं। तो उन्होंने इस एक प्रतीकात्मक भाषा में अपनी बात को रखा, जो समाज में एक संदेश देती है। अब इसमें हुआ क्या कि जब आप औरंगज़ेब की बात करते हैं, तो आपका इशारा केवल एक ही है कि उसने विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। उस जगह आप ये भूल जाते हैं कि औरंगज़ेब ने जहाँ विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, उसी के साथ उसने कई मंदिरों को दान भी दिया। वृंदावन का कृष्ण मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो या आसाम के पास गुवाहाटी का मंदिर हो, तो ये सब मंदिरों को दान भी दिया। तो हम एक ही बात करते हैं कि उसने मंदिर तोड़ा। अब उसके राजाओं के जो उद्देश्य होते हैं, ये भी समझना ज़रूरी है। हुआ क्या है कि अंग्रेज़ों ने इसमें एक बहुत गलत परिपाटी डाली। उन्होंने राजाओं को उनके धर्म से जोड़ दिया। और जैसा हम जानते हैं, राजाओं ने कई बार कहा कि मैं ये जिहाद कर रहा हूँ, क्रूसेड कर रहा हूँ, धर्म युद्ध कर रहा हूँ। वास्तविक तो राजा लोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, संपत्ति जी। प्राप्त करने के लिए करते थे। तो इसलिए ये सीखने की बात है कि राजा लोग राज्य क्यों करते थे। अब राजाशाही का आजकल गुणगान भी बहुत होता है। अच्छा हिंदू राजा बनाम खराब मुसलमान राजा। पाकिस्तान में इसका उल्टा होता है, बहादुर मुसलमान राजा वर्सेस कमज़ोर हिंदू राजा। तो ये जो उसमें लोकतंत्र के मूल्य जो हैं, जहाँ हम राजाशाही, जिस राजा के सामने जो आपको सिर झुकाना पड़ता है, राजा से जब आप
दरबार से वापस आते हैं तो आप पीठ नहीं दिखा सकते, उसके बदले एक बराबरी के नागरिक बनते हैं। तो औरंगजेब के साथ उसको एक मुस्लिम प्रस्तुत करना, ये एक अपने आप में गलत है, क्योंकि आप पूरी बात नहीं कह रहे। शिवाजी की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब और शिवाजी का ही मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि औरंगजेब की तरफ से जो शिवाजी से मुकाबला करने आए थे, उनका नाम था राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। और शिवाजी के जो साथी थे उसमें सिद्दी संभल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, मौलाना हैदर अली थे। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो सत्ता के लिए थी। और उसमें हमको सीखना यही है कि राजा क्या करता है। ये बात गांधी अपने इतिहास की समझ में बताते हैं, नेहरू अपने इतिहास की बात भी समझ में बताते हैं, जहां वो राजाओं को राजाओं के रूप में दिखते हैं। पर ये जो सांप्रदायिक इतिहास लेखन है वो राजाओं को धर्म के आधार पे जोड़ता है और उनको पूरे भारत से पहचान देने की कोशिश करता है। ऐसी एक दूसरा मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। इतने दशकों से हिंदू राष्ट्रवादी इस बात का दावा कर रहे हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। अभी बहुत बहुत पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडीज आई हैं। इवन अंबेडकर ने भी कहा, तिलक ने भी कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे। तो इनका कहना, अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या साबित करता है कि सबसे पहले हम सब मिले जुले हैं और जेनेटिकली मिले जुले हैं। और मनुष्य की उत्पत्ति साउथ अफ्रीका में हुई, 65,000 साल पहले वो चलकर यहाँ आया, फिर 7,000 साल पहले सेंट्रल एशिया से आए, और आर्य लोग जिनको कहा जाता है वो 3,500 साल पहले आए। पर ये बात ये संकीर्ण राष्ट्रवादी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्य भी अगर बाहर से आए हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार तो यही है कि आर्य यानी हिंदू और मुसलमान यानी विदेशी। तो अगर आर्य भी बाहर से आए हैं तो ये जमीन किसकी? तो सीखने का सवाल ये है कि लोकतंत्र के साथ जब हम सभी धर्म के लोगों को बराबरी से देखते हैं तो इतिहास का एक विश्लेषण होना चाहिए जो ईमानदार हो। जो बात गांधी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, और जिनको आज बदनाम किया जाता है वामपंथी इतिहास लेखनकारों के आधार पे, उन्होंने इतिहास को यही समझने की कोशिश की। अच्छा, दूसरा, अब अंग्रेजों ने इतिहास में केवल राजा के धर्म को देखा। अभी इतिहास के दूसरे आगे जो इतिहासकार आए उन्होंने कहा भाई ये इतिहास को हम केवल राजा के नजरिए से कैसे देख सकते हैं। इतिहास को आप देखिए एक दलित के नजरिए से, स्त्री के नजरिए से, आदिवासी के नजरिए से, दस्तकार के नजरिए से, संस्कृति के नजरिए से। तो उसमें हम वो सीख कर ये समझ सकते हैं कि हमारी संस्कृति साहित्य में सबका मेल जोल है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम केवल उस संकीर्णता के आधार पर ही प्रस्तुत करते रहे कि यहाँ तो केवल बाहर के लोग हमलावर थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, तो पूरी गलत बात होगी। क्योंकि तो हम मतलब अगर मैं अगर एक सामान्य व्यक्ति हूँ, एक सामान्य दर्शक के तौर पे अगर समझना चाहूँ तो जो निचोड़ है आपकी बात का वो ये है कि हमको अपनी जो भविष्य की दिशा है जी वो तय करनी है, और भविष्य की दिशा किसी भी तरह से विध्वंसक नहीं हो सकती। वो सही। आपस में किसी भी तरह से इस देश को ना तो बांटने वाली हो सकती है, ना समाज को बांटने वाली हो सकती है। और जहाँ तक सवाल दक्षिणपंथ और वामपंथ के बंटवारे का है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा बहुत बड़े इतिहासकार हुए इस देश में। जी 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 उन्होंने आर्यों की जो ईरान से आने वाली थ्योरी है उसके विपरीत ये भारत में आर्यों के होने की बात कही। तो अब ये वामपंथ दक्षिणपंथ की जो बात होती है, तो वो तो इतिहासकार इतिहास का अध्येता है। और एक चीज और भी है कि जो भी इतिहास में लिखा है उसकी आप जी तस्दीक कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना है, उनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं, उनकी चिट्ठियां मौजूद हैं, उनके दस्तावेज अब तो सार्वजनिक कर दिए गए हैं, डिक्लासिफाई कर दिए गए हैं। और जी वो नेताजी का एक बहुत दावा करते थे लोग कि नेताजी को वार क्रिमिनल घोषित करने के लिए नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी। तो वो जो सार्वजनिक हुए दस्तावेज उसमें कहाँ है चिट्ठी? अब तो वो तो मोदी जी की सरकार ने सार्वजनिक किए हैं। तो अभी जी ये जो जो सर बार बार जो बात आती है वामपंथी इतिहासकार, दक्षिणपंथी इतिहासकार, तो अब ये बड़ा सवाल होता है कि ये जो आम आदमी है वो वामपंथ दक्षिणपंथ भी नहीं जानता है। तो ये वामपंथी इतिहास क्या होता है और दक्षिणपंथी इतिहास क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आप समझाएं तो लोगों को। देखिए, वामपंथी इतिहास जिनको कहा जाता है, वैसे इतिहास न वामपंथी होता है न दक्षिणपंथी होता है। इतिहास में तो घटनाएं तो वही हैं। अब घटनाओं में लोग झूठ बोल दें तो वो तो कोई इतिहास नहीं है, घटनाएं वही हैं। अब नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर समझना हो तो जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताया कि पत्र व्यवहार को देखिए। सरदार पटेल और नेहरू के संबंधों को देखना हो तो सरदार पटेल जो नेहरू को लिखते हैं, नेहरू जो पटेल को लिखते हैं,
उसके आधार पे कीजिए। आप एक कपोल कल्पना के आधार पे कहें कि नेहरू जी तो सरदार पटेल को कैबिनेट में नहीं चाहते थे, ये एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी आप देखिए कि सरदार पटेल की इनकी जो ग्रैंड डॉटर है उन्होंने किताब लिखी और उनके आधार पे जो उनके सरदार पटेल के जो सेक्रेटरी थे उनके आधार उनकी शायद ग्रैंड डॉटर ने किताब लिखी कि भाई वो कहते थे कि नेहरू सरदार पटेल को अपनी कैबिनेट में नहीं रखना चाहते थे। अब जब पत्र व्यवहार देख रहे हैं तो नेहरू सबसे पहले सरदार पटेल को लिखते हैं कि आपको इनवाइट करना तो फॉर्मेलिटी है, आप तो इसका पार्ट हैं ही, फिर भी मैं आपको लेटर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको फॉर्मेलिटी करना है। अब वो इतिहास को देखें या कोई दावा कर रहा है कि नेहरू उनको कैबिनेट में नहीं चाहते थे, जो बिल्कुल झूठ है। तो इतिहासकार न दक्षिणपंथी होता है न वामपंथी होता है। जो मोटिवेटेड लोग रहते हैं वो कुछ चीजों को छुपा देते हैं और कुछ चीज़ों को ओवर हाईलाइट कर देते हैं। पर आप जैसे आपने ही बात कही कि अगर आप दस्तावेजों को देखें, उनको परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वो सही इतिहास बन जाता है और उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और यही बात मैंने अभी अभी देखी कि सरदार पटेल जो नेहरू को पत्र लिखते हैं वो इतना भावुक पत्र है गिरिजेश जी कि आप उससे हैरान हो जाएंगे। जहां आज उनके बीच में एक मतभेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सरदार पटेल तो नेहरू को लिखते हैं कि भाई तुमने मुझे पत्र क्यों लिखा, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूं, तुम्हारे साथ हमेशा हूं और अंत तक तुम्हारी लीडरशिप में काम करूंगा। क्योंकि हम दोनों ने पिछले 30 साल से महात्मा गांधी के चरणों में बैठ के राजनीति सीखी है, राजनीति की है। अब ये उनके पत्र में लिखा है, अभी आप क्या करेंगे? अभी ऊपर से अब ये जिनको जिनको राजनीति करना है वो इस बात को हाईलाइट करेंगे कि वो उनके सेक्रेटरी की पोती लिख रही है कि वो ऐसा कहते थे। अब उसका क्या आधार है? आधार तो पत्रों में है। तो इतिहास में जब आप ईमानदारी से दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं और उनको एक कड़ी में जोड़ते हैं तो सच्चाई तो सामने आती है। तो इसलिए वामपंथ दक्षिणपंथ कुछ नहीं होता। वामपंथी का एक बात मैं कहूंगा कि वो इतिहास को केवल राजा केंद्रित नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं व्यापार कैसे होता था, खेती कैसे होती थी, उत्पादन के साधन कैसे बदले, दलितों पे अत्याचार कैसे होते थे, महिलाओं को द्वितीय दर्जा कैसे, ये एक उनकी बात है। जबकि जिनको आप दक्षिणपंथी कहते हैं उनके इंटरप्रिटेशन में ये बातें नहीं होती हैं। एक बादशाहत है, उसको वो राष्ट्र कहेंगे। अब ये दूसरी बात है, उसको वो राष्ट्र कहेंगे। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र तो एक अलग चीज होती है, बादशाह राजाशाही एक अलग चीज होती है। तो ये घालमेल जानबूझ के पैदा किया जा रहा है ताकि जो बहुत अच्छे इतिहासकार भारत के हैं जिनको पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिला हुआ है, रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, पूरी दुनिया उनको मानती है, तो उनपे ये उंगली उठाने का काम है क्योंकि इनको जो बताना है समाज को वो उनके पूरा विरोध में जाता है। अब जैसे कहते हैं कि भाई वामपंथी इतिहासकारों ने मुगलों का बहुत गौरवान्वन किया, तो इरफान हबीब साहब का इस पे इंटरव्यू देखिए। वो कहते हैं मैंने तो ये बताया कि मुगलों ने जो टैक्सेशन सिस्टम के कारण गरीब किसानों पे अत्याचार बढ़ाया वो बहुत गलत था। वो आलोचना करते हैं वो जो आगे के शासक आते हैं जहांगीर के बाद की, तो इरफान हबीब कहाँ से स्टडी करते हैं? वो टैक्सेशन पैटर्न के पेपर्स निकालते हैं और देखते हैं कि जो लगान है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, किसान की हालत खराब हो रही है, तो इसमें गौरवान्वन कहाँ से आया? तो इनके लिए तो केवल यही है कि कितने मंदिर तोड़े, कितने मस्जिद। मैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय को पढ़ रहा था हिंदी में, उन्होंने काफ़ी अच्छे इतिहास कर रहे हैं। तो उन्होंने लोग ताजमहल की रूमानियत को अक्सर लिखते हैं, बहुत सारी जगहों पे लिखा जाता है। भगवत शरण उपाध्याय चूंकि वामपंथी इतिहासकार थे तो उन्होंने ये बताया कि किस तरह से दिल्ली में जब अकाल पड़ा तो ताजमहल बनाने के लिए जिस बादशाह ने जो लाखों रुपए अपनी बेगम को देता था उसने ना के बराबर रकम दी जब अकाल पड़ा, लोग मर रहे थे। तो ये जो जनता का इतिहास है, जनता की तकलीफें हैं, ताजमहल बनाने में किस तरह से मजदूरों को एक मर जाता था तो दूसरा, उन्होंने उनका ये शब्द था कि पूरा जो देश था, पूरा राज्य वो ताजमहल के लिए कमा रहा था, ताजमहल के लिए मेहनत करता था, किसान ताजमहल के लिए फसल उगाता था। अब ये चीजें जो हैं उस दौरान की, उस परिवेश की निकाल के लाना, लोगों को बताना, ये कोई मतलब ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसको अक्सर देखा गया है। और एक चीज और भी है, प्रमाणों का जहाँ तक सवाल है, मैं मतलब आपसे बात कर रहे हैं तो लोगों को ये बताना जरूरी है कि हम जो जिस इतिहास की बात करते हैं वो इतिहास जमीन पे बिछा हुआ है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अब वो व्यर्थ का तर्क करने से अच्छा है कि दिल्ली में एक नेशनल आर्काइव है, बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे सारे बादशाहों की चिट्ठियां रखी हुई हैं, जहाँ पे सारे के सारे पत्र व्यवहार प्रधानमंत्रियों के रखे हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रखे हुए हैं, असली कागजात उनके हाथ के।
जाओ भैया देख लो, तो आपके मन की तसल्ली हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो है उसको गलत बताना, और जो चीज़ जिसका कोई आधार नहीं है, वो काल्पनिक कहानियाँ कहीं न कहीं से निकाल के गाए जाना, ये एक खतरा बहुत बड़ा पैदा हो गया। सर एक चीज़ और भी, आज चूँकि गणतंत्र दिवस है, तो हमारे गणतंत्र का इतिहास क्या है? ये जो हमारे देश को जो संविधान मिला, इस संविधान का बैकग्राउंड क्या था? कैसे आया? किस वजह से हमारे देश ने संविधान के इस पैटर्न को चुना? और जी, किस तरह से हम, ये थोड़ा-सा अगर आप बताएँगे सब तो बड़ा ठीक रहेगा। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हमारा जो संविधान निकला, मैं मानता हूँ कि जो आज़ादी का आंदोलन था, जिसने भारत को एक राष्ट्र का दिया, तो वो तो हम सब सुनते हैं ना कि इंडिया इज़ अ नेशन इन द मेकिंग, यानी भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। और उसका जब भारत राष्ट्र बन रहा था, तो उसमें सभी धर्म के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे, सभी भाषाओं के लोग थे, स्त्रियाँ भी थी और पुरुष भी थे। तो ये इसके आधार पे जब जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं, वो महात्मा गांधी के पास जाकर पूछते हैं कि भाई ये संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो गांधी 1 मिनट भी सोचते नहीं है और कहते हैं इसके लिए अंबेडकर उचित रहेंगे, क्योंकि वो जानते थे अंबेडकर की लॉ पे समझ है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ भोगा हुआ है, सामाजिक विषमता के वो शिकार हैं, और वो सब बातों को देखकर तो हमारे संविधान में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 6-7 सदस्य थे, पर बाकी सदस्यों ने ज़्यादा योगदान नहीं किया। अंबेडकर साहब ने दुनिया भर के संविधानों को देखकर उनकी जो अच्छी बातें थी, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से मेल खाती थी, उसको लेकर उन्होंने इस संविधान को बनाया। इसलिए स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय ये हमारे मुख्य नियमों के रूप में उभरे। और अंबेडकर के साथ जो लगातार इस बात में खड़े थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका एक्सपोजर, जो पूरी दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे और दुनिया के कई संगठनों से, कई प्रधानों से उनका पत्र व्यवहार होता था, और प्रियम्बल बनाने में उनका भी योगदान था, अंबेडकर के पीछे खड़े रहकर। तो हमारे संविधान बनने की कहानी तो यही है कि जो चीज़ें अच्छे से अच्छे लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करें, अच्छे से अच्छे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को का प्रतिनिधित्व करें, और जो एक वास्तविक लोकतंत्र की तरफ जाने के लिए हमें रास्ता दिखाएं, उन बातों को संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने रखा। और संविधान समिति में कितने डिबेट हुए, आप ये देखिए, श्याम बेनेगल का सीरियल जो संविधान है, उसे आप देखिए, लोगों ने एक एक चीज पर बहस की। वो ऐसा नहीं था कि पार्लियामेंट चल रही है, एक बात हुई, हो हल्ला करके पार्लियामेंट का काम ही नहीं हो रहा, कोई डिबेट नहीं हो रहा। अरे उसके डिबेट इतने गहरे थे, एक एक चीज को खोद खोद के विपक्ष की बात सुनी, कोई ऐसे आसानी से नहीं बना। तो संविधान सीरियल अगर देखें तो आपको, आपका दिल बिल्कुल दहल जाएगा कि कितनी लोकतांत्रिकता से हमारा संविधान आया है। ये ऐसा अंबेडकर जी ने लिखा और पूरा पास हो गया, ऐसा नहीं था। एक एक चीज पे विवाद किया गया। उसमें सरदार पटेल थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू थे, और बाकी कितने सभी प्रतिनिधियों को लिया गया था। तो ये प्रक्रिया मेरे ख्याल से दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, जो संविधान बनने की बात है। इसलिए उसमें ये दुनिया के ज़्यादातर संविधानों में से बहुत बेहतरीन संविधान माना जाता है, क्योंकि इसमें सबका अच्छा अच्छा निचोड़ इसमें डालने की कोशिश की गई है। एक एक सामाजिक न्याय की बात होती है, उसको लेकर संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है, तो अभी बड़ी संख्या में ये बात बार बार दोहराई जाती है और बार बार इसका जिक्र किया जाता है कि साहब ये आरक्षण का प्रावधान तो 10 साल के लिए आया था, जी, और जी, अब आरक्षण को लेकर ये एक बराबर बना रहता है कि आरक्षण करना ज़रूरी है कि नहीं है। कुछ लोगों के अपने तर्क हैं, वो अपनी एक तरफ के तर्क लेके घूमते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि हमारे समाज में क्या वाक़ई समता आ गई? क्या हमारे जी। संविधान समाज में आज आरक्षण की ज़रूरत खत्म हो गई? तो ये जो आरक्षण का प्रावधान था, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड था, या अभी तक इतने साल बाद, आप 7 दशक हो गए हैं, आप 1 दशक की बात थी, हम अपने समाज को ठीक क्यों नहीं कर पाए, समता क्यों नहीं ला पाए? क्या आरक्षण का जो प्रावधान था वो पर्याप्त नहीं था इस समाज को बदलने के लिए? देखिए, आरक्षण को बदलने का जो प्रावधान था वो पर्याप्त था, पर बात ये थी कि जाति व्यवस्था समाज में कितनी गहरी बैठी हुई है, उसका शायद कानून की तौर पे वो इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी, उसका एक मूल्यांकन
शायद कोई कर भी नहीं सकता समय के पहले, क्योंकि जो नीतियां लगाने वाले हैं वो भी सवर्ण थे, और वो नीतियों में कितना उसको डाइल्यूट करके लगाएं वो दूसरी बात थी। और समाज को बदलने में जितना, क्योंकि जैसे रशिया में क्रांति हुई, क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हो गई, समाज फिर से बदल गया, हमारे यहाँ वो कानून आए, और उसी कानून के आधार पे समाज कितना बदलेगा ये हमको थोड़ा सोचने की बात है। उतना तेजी से समाज बदला नहीं, और वो शायद मेरे ख्याल से बदलता भी नहीं है, इसलिए उसको एक्सटेंड करना, क्योंकि मुख्य बात क्या है कि जाति व्यवस्था के कारण लोगों को जो नुकसान होता है, आरक्षण उसकी भरपाई कर दे, ये उसका मुद्दा था। तो अगर वो भरपाई पूरी नहीं हुई है तो उसको बढ़ाने में ऐतराज क्या है? हम तब तक चल सकते हैं जब तक हम जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम हमारे समाज पर ना हो, तब तक उसको रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो कुल मिला के वो एक तरह से जो समाज में एक खराबी है वो समाज से ही दूर होगी, समाज को आप कानून से नहीं बदल सकते। अभी आज फिर वही कोशिशें हो रही हैं कि समाज को कानून से बदलने की कोशिश हो रही है। तो वो समाज को कानून से बदलने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक समाज में जो एक तो जो समाज में बुराई थी उसके कारण होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने की एक कोशिश थी। जी जी। और और दूसरी एक चीज क्या? और भी है कि क्या इस देश में जो अ, एक अगड़ी जाति के कुछ लोग हैं, इस समाज में जो सारी की सारी जिम्मेदारियां हैं, वो सारी जिम्मेदारियां सिर्फ वो ही उठाएंगे? क्या जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, उनकी समाज को चलाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, दफ्तरों में काम करने में और बाकी जिम्मेदारियां निभाने में समान भूमिका नहीं होनी चाहिए? और अगर आपके जो पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए आप नाप के उनको बनाते हैं, उन पैरामीटर्स पे अगर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि उनका कोई इस्तेमाल देश में उस तरह से नहीं होगा। तो जब समाज में अगर मुख्य धारा में लाना है तो आपको लोगों को उनकी कमजोरियों के बावजूद भी लाना पड़ेगा, ये भी भूमिका मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं कि अभी तो इसके उल्टी दिशा चल रही है। अभी तो जो लैटरल एंट्री में आपने देखा होगा, लैटरल एंट्री में ज्यादातर तो सवर्णों को ही लाया जा रहा है, और जहां जहां मौका मिल रहा है दलितों के आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्सिटीज में और दूसरी नौकरियों में। तो ये एक उल्टी गंगा जो बहाई जा रही है पिछले कुछ सालों से, वास्तव में तो हमारी ये जाति व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करेगी। जाति व्यवस्था को ढीला करने का तो एक ही रास्ता है कि हम समाज में सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिले, और वो जो मेरिट के आधार पे बात करते हैं, मेरिट तो सभी में होता है, उसका तो क्वेश्चन है आपको परिस्थिति क्या मिलती है, परिस्थिति के अनुसार आपकी क्षमताओं का विकास होता है। और तो इसलिए तो मेरे ख्याल से ये कहना अनुचित होगा कि आरक्षण को न रखा जाए। और दूसरी बात यह है, आरक्षण एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पर उसी से पूरा पूरा समाज नहीं बदल जाता। उसी के साथ सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार की दिशा, ये दोनों को समांतर चलना चाहिए, तो फिर समाज में उतना बदलाव आ सकता है। जैसे आप देखिए, अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि एक तो इंटरकास्ट मैरिजेस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। फिर यानी अगर आप देखिए, इंटरकास्ट मैरिजेस अगर ज़्यादा होती तो समाज में एक दूसरे प्रकार से चेतना बदलने की शुरुआत होती, जो नहीं हुई। उधर से खाप पंचायतों का प्रभाव आ रहा है, और हमारे समाज का जो रूढ़िवादी सोच है वो उसके रास्ते में बहुत आ रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हमको समय के अनुसार से उसका मूल्यांकन अभी करना। अभी जी, अभी आपने सर एक बात कही थी कि जो राजा होता है वो राजा का अपना एक राजा होता है, वो एक उसका क्लास कैरेक्टर होता है, उसका वर्ग चरित्र होता है। राजा राजा होता है, वो राजा की तरह व्यवहार करता है, वो किसी भी धर्म का राजा हो वो राजा रहेगा और राजा की तरह ही उसका व्यवहार होगा, उसका चाल चरित्र चेहरा राजा की तरह ही होगा। उसकी उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें वो राजपाट चलाना ही होगा। अगर मुझे राजा बना दिया जाए तो शायद मैं भी राजा की तरह ही व्यवहार करूंगा। उसमें किस धर्म का है, किस जाति का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसको लगता है कि सभी धर्मों को साथ लेके चल के मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना राज चला सकता हूँ, तो वो सबको साथ लेके चल देगा। लेकिन एक कंट्रोवर्सी अभी जो हो रही है वो सम्राट अशोक वाली जो कंट्रोवर्सी है, उसमें एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत, मैंने भी उनके ऊपर वीडियो बनाया था, जिन्होंने बेहद आपत्तिजनक कुछ बातें कही, एक नाटक लिखा, और उन आपत्तिजनक बातों के आधार पर उनको बहुत बड़ा पुरस्कार इस देश का साहित्य का दे दिया गया। तो उससे एक नया सोच समाज में पहचान फैलाने की कोशिश की गई कि आप सम्राट अशोक को महान मत मानिए। ये सब करके हम क्या अपने समाज को दे रहे हैं?
देखिए, सम्राट अशोक का अगर आप देखिए तो उनका मुख्य चरित्र जो कलिंगा के युद्ध के बाद चालू होता है। खैर पहले तो वो उसी प्रकार के विस्तार में विश्वास रखते थे, बाद में भी वो विस्तार में रखते थे, पर उनमें एक जो थोड़ा-सा मानवतावाद का तत्व आया, वो उनके शिलालेखों में प्रतीत होता है। और उनकी थोड़ा जिसको आज की भाषा में वेलफेयरिज़्म कहते हैं, यानी समाज की ज़रूरतों को पूरा करना, यानी सड़कों के किनारे छायादार झाड़ लगाना, पानी की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी चिंता और शिलालेखों में ये बात करना कि भाई आप अपने धर्म को मानिए, दूसरे धर्म का अपमान मत कीजिए। और उस समय भी अशोक के समय भी 3 धर्म मुख्य रूप से थे। एक वैदिक ब्राह्मणी धर्म, फिर जैन धर्म और बुद्ध धर्म। उसने कहा कि सभी लोगों को अपना धर्म पालने का अधिकार है। राजा की तरफ से कोई आग्रह नहीं होगा कि आप बुद्ध ही बनो, क्योंकि वो खुद बुद्ध बन गया था। पर उनको अभी ऐसा है कि ये जो अभी की राजनीति चल रही है, वो एक तरह से बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को थोड़ा-सा विरोध भी है। उनको एक तरफ से अवतार बना रही है और दूसरी तरफ से बुद्ध धर्म का जो केंद्रीय मूल्य है, वो है समता। समता, इस जगत को यथार्थ मानना। जब आप इस जगत को यथार्थ मानेंगे तभी तो इसकी समस्याओं को देख के उसको बदलेंगे। और ये चाहते हैं कि आप इस जगत को छोड़िए, परलोक की बात करें। ब्रह्म सत्यम के आधार पे चलिए। और दूसरी तरफ से जो समता, वास्तव में किसी भी धर्म के नाम की राजनीति जब आती है तो समता के सिद्धांतों को साइड में रख देती है और जन्मजात ऊंच नीच को सामने लाने की कोशिश करती है। ये बात आप पाकिस्तान में भी देखेंगे, ईरान में देखेंगे, तालिबान में देखेंगे। और यहाँ जो हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति लाने की बात करते हैं, इसीलिए वो उन प्रकार के मूल्यों को लाने की बात करते हैं जो प्राचीन काल में थे, मनुस्मृति के मूल्य। तो अशोक इनके विरोध में जाके एक समता की बात करते हैं, थोड़ी उदारता की बात करते हैं। दूसरी तरफ वो अपनी आर्मी को भी मेंटेन करते हैं और जो विद्रोह है उनको भी दबाते हैं। पर एक है, उसमें वो उनका एक ह्यूमन टच डाल देते हैं। विरोधी राजाओं से भी वो कभी संधि करते हैं, पर अपना राज्य का वो विस्तार करते हैं। पर उनको बदनामी करने का मुख्य कारण ये है कि वो मूल्य आज की जो डोमिनेंट राजनीति है, उनके विषमता के मूल्यों के पूरी तौर से विरोध में। और यहाँ मैं अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा। अम्बेडकर ये लिखते हैं कि भारत के इतिहास का जो मुख्य संघर्ष रहा है, वो एक तरफ बुद्ध धर्म के समता के सिद्धांत और ब्राह्मणवाद के गैर बराबरी के सिद्धांतों के बीच में रहा है। तो आज जो राजनीति है वो गैर बराबरी को अलग-अलग रूप से प्रोत्साहित करती है। इसलिए गौतम बुद्ध को मानने वाले सबसे बड़े राजा, जिन्होंने उसको थोड़ा-सा लागू भी करने की कोशिश की, अशोक, उसको बदनामी करने के लिए तो बहुत कुछ करेंगे ये लोग। एक आपकी जो सर किताब है, इसमें आपने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो सेक्टेरियनिज्म ऑन पॉलिटिकल चेस बोर्ड। जी। इसको थोड़ा-सा समझाएँ, क्योंकि अभी हाल में ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में ये सब बातें हो रही हैं कि एक नरसंहार एक प्रक्रिया है, जो आप धीरे-धीरे उसको एक दिन में नहीं होता है। तो आप उसकी तरफ ले जा रहे हैं समाज को। भारत की रैंकिंग नंबर 2 आई है उसमें शायद, और उसमें जो धर्म के नाम पे लगातार जो यहाँ पे वैमनस्य पैदा किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, भड़काऊ भाषण होते हैं। एक श्रीमान जी अभी काफ़ी कोशिशों के बाद, बहुत पूरे देश में विरोध के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। उससे पहले एक और श्रीमान जी थे, वो वहाँ पे उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिए थे संसद के सामने मार्च करते हुए। तो ये जो पूरा वातावरण एक बन रहा है, इस पूरे वातावरण का आप भविष्य क्या देखते हैं? और इतिहास के चश्मे से अगर आप इसको देखें आज को, तो हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, ये ऐसा है कि एक आशावादी होने के रूप में मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नफ़रत का पहाड़ खड़ा किया गया है, उसका हम मुकाबला करने में सफल हों कभी, ऐसा मुझे लगता है। पर दुनिया के जो स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने कत्लेआम, नरसंहार का स्टडी किया है, उन्होंने इसको 10 ग्रेड्स में बाँटा है। पहली ग्रेड में कि भाई आप किसी को दूसरा समझते हैं, फिर उसके खिलाफ बिंदु चुन-चुन के उसके खिलाफ नफ़रत फैलाते हैं, फिर उसके खिलाफ धीरे-धीरे उसको आइसोलेट करते हैं, उसको व्यापार से बाहर करते हैं, उसको फिर अलग घेट्टों में रहने को मजबूर करते हैं, और उसके बाद फिर उसके खिलाफ हिंसा की तीव्रता और तीव्रता के साथ जिनोसाइड। तो वो स्कॉलर कहते हैं कि भारत अभी उसमें 8वीं पायदान पे पहुँच गया है और 10वीं पायदान पे तो फ्री फॉर ऑल होता है। तो
और उसकी शुरुआत होती है, जो मेरे किताब का मुख्य उद्देश्य था कि नफरत के हम केंद्र को समझें, कि नफरत जो शुरू होती है वो गैर समझ से होती है। गैर समझ, मिसकंसेप्शन, मिथक, जो मिथक बनाए गए कुछ अंग्रेजों के समय पैदा हुए और फिर सांप्रदायिक राजनीति ने उनको मजबूत किया। तो वो जैसे मंदिर तोड़ने वाले मिथक, अब उसके बारे में भी मैंने विस्तार से इस किताब में दिया है कि मंदिर तोड़ने के पीछे कारण था संपत्ति, मंदिर तोड़ने के पीछे कारण था दो राजाओं में प्रतिस्पर्धा। धर्मांतरण के बारे में भी मैंने कवर किया है कि कोई तलवार की जोर पर इस्लाम नहीं फैला, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तो यहाँ की धर्मांतरण का मुख्य कारण है जाति व्यवस्था के द्वारा होने वाले अत्याचार। तो वो चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ताकि इससे जो नफरत पैदा की गई है वो नफरत कम हो, क्योंकि जब तक समाज में नफरत को समाप्त नहीं करते उसका हिंसा का आधार तो बना रहेगा। पार्टी कोई भी पावर में आए, अगर आपके समाज में नफरत का माहौल बनता है तो वो हिंसा का आधार होती है। और उससे हमको मुकाबला करने के लिए मुझे लगा एक अंदर से जो मेरी पीड़ा है उसको दूर करने के हिसाब से मैंने इस पर काम किया। और कि जो दिखता है, जो प्रचारित किया जाता है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। मैंने एक एक चीज को लेकर इसमें लिखा है। जैसे महमूद गजनवी का किस्सा हो, उसको भी लोग डिस्प्यूट करते हैं कि भाई वो हमारे मंदिरों को तोड़ने आया। तो मैं उसमें सवाल करता हूँ कि उसको अगर मंदिर तोड़ना था, बुत शिकन बनना था, तो रास्ते में तो कितने मंदिर थे, तो वो सोमनाथ तक ही क्यों आया? क्योंकि सोमनाथ में संपत्ति थी और उसको इस काम करने में जो उसकी फौज थी उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। 12 सेनापतियों में से 5 तो हिंदू थे। तो ये बात अगर आप निष्पक्षता से अगर स्वीकार करें तो पता चलता है हाँ, ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये राजा का मामला है, एक राजा वर्सेस दूसरा राजा। तो वो पूरी किताब में कोशिश यही है कि जो समाज में मिथक प्रचलित है उनकी जड़ों तक जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करना। मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो वो भी, उसके पीछे भी यही वजह थी। जो साधु थे पृथ्वीराज चौहान के, उनके साथ में उनकी अदावत थी और उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी भारत आने से डरता था और उन्होंने उनको कहा कि नहीं, तुम आओ, हिम्मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब वो भी राजाओं की लड़ाई थी। आज जयचंद को आप भले ही विलेन कहें, लेकिन जयचंद जो है वो राजाओं की लड़ाई थी। आपका जो है वो इसके अलावा और भी उदाहरण है। बाबर भारत आया तो वो हिंदू राजाओं के बुलावे पे आया। राणा सांगा, तो आप किस किस को विलन कहेंगे? राणा सांगा ने बाबर को आने का निमंत्रण दिया। राजा मानसिंह और पूरा राजपूत परिवार मुगल के साथ चलता था। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के साथ उनकी मदद करने वाले पूरे मुसलमान थे। तो इस प्रकार से बात करना कि एक को विलन करके प्रसिद्ध कर दिया कि भाई हिंदू सब एक तरफ होते हैं, ऐसा होता ही नहीं था। कि हिंदू परिवारों में भी सत्ता के लिए संघर्ष होता था। और उसमें अशोक को ही ले लीजिए ना, अशोक ने भी तो अपने भाइयों को मार के सत्ता पे आया। ये राणा सांगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी अपने भाई से बहुत भीषण संघर्ष हुआ, तभी वो सत्ता पे आए। तो उस समय कोई लोकतंत्र की व्यवस्था का महत्व तो यही है कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुने, अच्छे से अच्छे व्यक्ति को सत्ता पे रखें। और राज दरबारों में क्या होता था? राज दरबारों में आपसी सिर फुटौल। और अभी राजा ज्ञानेंद्र को देखिए नेपाल में, उन्होंने अपने भाई महेंद्र के परिवार का पूरा राम नाम सत्य करके वो सत्ता पे आए। तो राजाशाही के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। राजाशाही के चरित्र के बदले लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से इतना गहरे तरीके से देखने लगते हैं कि वो किसी एक कम्युनिटी के प्रति नफरत करते हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ कि भाई ये ईसाई धर्म आया, क्रिश्चियंस, ये अंग्रेजों के साथ आया, कितना गलत है। ईसाई धर्म या 2000 साल पुराना है, सन 52 से आया है और तब से लेके अब तक चल रहा है। और आज की ईसाइयों की संख्या है 2.3। तो अब कितना कौन करता है? और ईसाई मिशनरी तो यहाँ तक लिखे उन्होंने कि भाई हमारे ये जो अंग्रेज शासक हैं तो ईसाई, पर हमारे काम में कोई मदद करते नहीं है। तो ये राज्य अलग होता है, धर्म अलग होता है। सेंट थॉमस रोम से पहले ईसाइयत को यहाँ ले। अगर भारत को देखा जाए तो भारत की अगर सेकुलर हिस्ट्री देखें तो किस जमाने में इस्लाम आ गया था, किस जमाने में हमारे यहाँ रोम से पहले क्रिश्चियनिटी आ गई थी। और राजाओं को ग्लोरीफाई आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो राजा जिनको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जैसे ही आप कहते हैं कि, तो वो सबके साथ में आप जोड़ के देखिए, उनका परिवेश देखिए। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण आपसे छूट गया,
गुलाम गौस खां, उनका जो मुख्य जो आर्टिलरी का बढ़िया। चीफ था, वो रानी लक्ष्मीबाई का एकदम राइट हैंड था, और वो उनके लिए वो उपयोगी व्यक्ति था। उनको इससे क्या फर्क पड़ता है किस धर्म का था। वो बहुत अच्छी तोपें बनाता था, तोपें चलाता था। कड़क बिजली तोप थी एक उनके पास में, जिसका संचालन गुलाम गौस का जो आर्टिलरी के चीफ थे, उनके मुख्य तोपची जो थे वो करते थे। झलकारी थी, दलित थी, उनकी मित्र थी। तो ये अगर आपको देखना ही है उस दौर को, तो इस तरह से देखना पड़ेगा कि वह धर्म का भेदभाव था नहीं। बिल्कुल। अब ये गुलाम गौस की बात देखिए, कितनी प्यारी कहानी है वो वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास में और बाकी जगह जो आपको मिलेगी, कि वो एक निशाना लगा रहा था अंग्रेजों की तरफ, रास्ते में मंदिर आ रहा था। तो गुलाम गौस ने रानी को बोला, मैं निशाना नहीं लगा सकता क्योंकि मंदिर टूटने की संभावना है। तो रानी ने बोला, जरा और सावधानी से करो और आप वो निशाना लगाइए, क्योंकि हमारे लिए झांसी को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसने निशाना लगाया मंदिर से थोड़ा साइड करके, और उसका तोप खाना सफल हो गया। तो इसमें भी कोई धर्म का मामला नहीं था। और जहां एक तरफ गुलाम गौस उसके साथ है, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार ने रानी झांसी की मदद नहीं की। अब इसमें धर्म कहाँ है? ये तो सत्ता का ही सवाल है ना। सिंधिया परिवार का अपना कैलकुलेशन होगा कि हमको अंग्रेजों से क्या संबंध रखना है, बगावतियों से क्या संबंध रखने हैं। तो ये बहुत अगर सही अगर बात। और सिंधिया जो है वो तो हम एक उदाहरण बन गए, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनका जिक्र कर दिया। अगर आप रानी के दौर में अगर जाएं तो उनके आसपास बहुत सारे कालपी, कोच, गरोठा गरोठा और पता नहीं बहुत सारे राज्य थे, स्टेट्स थे, ओरछा, बहुत सारी स्टेट्स थी। उसमें से कोई भी उनके लिए एक आध कोई तैयार अगर हुआ तो हुआ, कोई तैयार नहीं था रानी की मदद करने के लिए, वरना उनको भाग के नहीं जाना पड़ता। करेक्ट। और देखिए ना, 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे बाकी राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की। जहां एक तरफ से सब किसान विद्रोह के लिए खड़े थे, कई राजा खड़े थे, रानी झांसी खड़ी थी, पर बाकी राजा, उनका अपना स्वार्थ जो था, राजा अपने स्वार्थ से ज्यादा जाता है। अब आजादी के आंदोलन के दौरान भी देखिए ना, करीब 650 रियासतों में अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था, और वो शासक मुस्लिम नवाब हो या हिंदू राजा हो, साल के साल एक बार मिलकर रानी का जन्मदिन मनाते थे, और वो अपनी प्रतिबद्धता उनके लिए बताते थे कि हम आपके प्रति वफादार हैं। ये हमारा, और उनके हिसाब से हमारा मजहब ये हमको सिखाता है कि अपने शासक के प्रति वफादार रहो। तो अब सत्ता का इतना एकदम गलत प्रस्तुतिकरण जो हो रहा है, इसके लिए मुझे ज्यादा प्रेरणा मिलती है या तकलीफ होती है कि कम से कम इतिहास को हम सही दिशा से देखेंगे तो आज की जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जाकर एक अच्छा समाज बना सकेंगे। एक कोरोनेशन जब हुआ था दिल्ली में, यार मेरे ख्याल से 1110 में हुआ था, जब जॉर्ज पंचम का हाँ की ताजपोशी हुई थी, तो जी। दिल्ली में एक बड़ा समारोह हुआ और देश भर से राजा महाराजा, बेगम, भोपाल की बेगम आई थी, बहुत सारे उस वक्त के जो जितने भी रजवाड़े थे, हिंदू मुसलमान, सारे के करेक्ट। सारे लोग वहाँ पे आए थे, बड़े बड़े उपहार लेके सोने चांदी के, और उनकी उनकी ताजपोशी में हिस्सा लेने के लिए। अब जामा मस्जिद के बाहर ऊंट बांधे गए थे, हाथी बांधे गए थे, अलग पूरा का पूरा एक उसका इतिहास है। तो अगर आप ऐसे देखें तो अब यही बात है, यही वामपंथी और दक्षिणपंथी का फर्क आता है कि वामपंथी इतिहासकार समाज को उस दौरान की जो आम जनता की जिंदगी है उससे जोड़ के देखना चाहता है। वो जानता है कि राजा जो है वो राजा है, उसका एक ही चरित्र है, राजा का चरित्र। वो धर्म कौन सा है उसका, कौन सा नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी है, वो शोषित होने के लिए बना है। कोई भी राजा हो उसका शोषण करेगा, कोड़े मारेगा उसको, उससे लगान वसूल करेगा। जी। दक्षिणपंथी इतिहास के लिए सिर्फ सरल है, हिंदू राजा कितने महान थे और कितने अच्छे थे, वो उसको प्रस्तुतिकरण, यानी हम पुराने काल से ले जाकर कि हम शुरू से हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राजा को हिंदू राष्ट्र का समकक्ष मानना, वो भी गलत है। अब राष्ट्र तो एक नई कल्पना है जो 300 साल पुरानी है, और जो आधुनिक शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के साथ पैदा होती है, केंद्रीकृत होती है, जिसमें थोड़ी बहुत नागरिकता की कल्पना आती है। राजाशाही के दौरान जब आप बराबर नहीं है तो राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? राष्ट्र तो बराबरी के आधार पे बनता है ना, कि एक क्षत्रिय है और मैं शूद्र हूं, हम एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? तो ये जो सवाल है कि अपने राष्ट्र को पुराने से पुराना बताना, और कोई हिंदू है तो बस उसको स्टैंप लगा देना, ये हमारा राष्ट्र ऐसा था। तो अभी वो कई दक्षिणपंथी इतिहास ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि कौन सी रानी ने, कौन से राजा ने मुसलमान बादशाह से लड़ाई की, उसके गौरवान्वन में पूरा रिसर्च चल रहा है। हाँ हाँ, अभी भोपाल के स्टेशन का नाम भी बदल दिया है, वहां हाँ पे वो भी तो सब। एक रानी को ढूंढ के निकाला है उन्होंने। जी जी। मैं उम्मीद तो करता वो हूँ कि दक्षिण पंथ हो वाम पंथ हो, अगर
आम जनता को, आम आवाम की समस्या के आधार पे देखेंगे तो सबसे सही इतिहास को देखने का वही तरीका होगा, क्योंकि हमको वास्तव में आगे चलकर आम आदमी की समस्याओं को ही सुलझाना है, वही हमारा हाँ उद्देश्य है। राजाओं की हाँ समस्याओं को सुलझाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ। और अब राजा चाहे अब लोकतंत्र का दौर है, आम आदमी का ही समाज है, आम आदमी का ही देश है, और हमारे को अब आम आदमी के हिसाब से ही सोचना है। अब करेक्ट, जनता का ही राज होना है। आप दोबारा से किसी को राजा बना के तो बिठाएंगे नहीं ना राज तिलक करके। आप तो बिल्कुल नहीं। आपको तो इसी समाज में रहना है, इसी देश में रहना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप आए और बेहतरीन जानकारियां दी। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ मिला होगा। हम कोशिश करेंगे वापस दोबारा से आपको जोड़ें, अलग अलग विषयों पे आपसे बात करें। बहुत खुशी होगी सर। बहुत बहुत मुझे भी धन्यवाद। धन्यवाद, ये मुझे भी खुशी। थे जी, थैंक यू सर। राम पुनियानी जी थे, और इतिहास विज्ञ, इतिहास के जानकार, इतिहास के अध्येता, और लगातार इनकी कोशिश है कि इतिहास को लोकतंत्र के हिसाब से हम समझें, इतिहास की हकीकत को सामने लाएं। इतिहास हमेशा सुनहरा नहीं होता है, इतिहास काला भी होता है, और वो जो उसका कालापन है वो किसी धर्म जाति का नहीं होता है। वो कालापन जनता की दशा के ऊपर होता है। जिस राजा के राज्य में जनता अगर त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, वो किसी भी धर्म का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक नजरिया होना चाहिए इतिहास को समझने का। आपने जाना होगा, आपने ये भी समझा होगा कि दक्षिणपंथी और वामपंथी इतिहासकार में अंतर क्या होता है। आपने ये भी समझा होगा कि इतिहास की जांच कैसे करें। जैसे कि आपके पास में प्रमाण रखे हुए हैं, नेशनल आर्काइव है। अगर आप महाराणा प्रताप के साथ में कौन लेफ्टिनेंट थे तो वहाँ पे जाएंगे तो आप उनके बाकायदा मकबरे बने हुए हैं, कई जगह शिलालेख लिखे हुए हैं। झांसी के किले में चले जाइए, वहाँ पे आपको बाकायदा प्रमाण मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास समाज में प्रमाण हैं तो आप किसी के कहानी किस्सों पे यकीन क्यों करें, ये एक बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। हमारा बारकोड भी स्क्रीन पर वीडियो के बीच में कहीं कहीं दिखाई देगा। नमस्कार, जय हिंद।